वेलकम टू डे लेक्चर। हाय गाइस, और बताइए कैसे हो। फिजिक्स तो लगभग याद ही हो रहा होगा आपको। लास्ट लेक्चर में प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने एक फाइनल टच देने की कोशिश की और हमने बहुत सारी इवेंट्स जो रिलेटेड थे प्लेन मिरर से उन सब पर एकदम बिल्कुल माइन्यूटली हम लोगों ने काम किया है और किस तरह से न्यूमेरिकल्स वगैरह को टैकल करते हैं इसकी भी चर्चा उसमें की गई है। प्रॉपरली हर बातों को सिखाया गया उसमें, लेकिन एक छोटी सी बात है कि हम लोगों ने प्लेन मिरर में थिन मिरर की बात करी है। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा केयर करना है और इनफैक्ट आज हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही एनर्जेटिक क्लास है आज का। सो टुडे लेक्चर इज हाईली एनर्जेटिक वन and we will start with a new concept, new theory and a new type of mirrors known as spherical mirrors. So geometrical optics is going on in its progressive stage and we are just learning various type of interesting concepts. Those are most important for examinations और एग्जामिनेशन तो अपनी जगह है। हमारा स्मार्टनेस जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता चला जा रहा है जैसे जैसे हम लोग सब्जेक्ट को अपने तरीके से डिलीवर करते जा रहे, अपने तरीके से उसको सीखते जा रहे, उसको रिसीव करते जा रहे, एनालाइज करते जा रहे। मैं एक छोटा सा मतलब आपका मन लगाने के लिए एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर किसी थिक प्लेन मिरर के सामने एक कैंडल को फ्लेमिंग करके और रखा जाए एंड ऑब्लिकली उसको अगर विजुलाइज करते हैं तो ए नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड और उस नंबर ऑफ इमेजेस में जो सेकंड इमेज होता है वो सबसे ब्राइटेस्ट होता है। ये एक छोटी सी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर मान लेते हैं फॉर अ थिक प्लेन मिरर, छोटी सी बात है। आज मेनली हम लोगों का जो लेक्चर है वो स्फेरिकल मिरर का है, लेकिन थोड़ा सा इस पर एक फोकस हम लोग डाल लेते हैं एंड देन हम लोग जो हमारा काम है, इफ अ कैंडल flame is produced and observed obliquely मतलब एकदम बिल्कुल डायगोनली उसको देख रहे हैं, फ्रंट बिल्कुल वन बाय वन आमने सामने से नहीं बल्कि ऑब्लिकली देख रहे हैं उसको, तभी नंबर ऑफ इमेजेस हमको देखने को मिलेंगे। ऑब्लिकली then number of images are formed, number of images are formed in which the second image is brightest। बस 2 मिनट के अंदर हम इसको समझ लेते हैं ऑन रे डायग्राम। आर यू क्लियर? लेट अस सी हियर, दिस इज अ थिक प्लेन मिरर एंड इस सरफेस को हमने क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिंग बना दिया, इसको सिल्वर कर दिया एंड एक कैंडल फ्लेम सपोज कीजिए यहां पर है और
यहाँ से इस कैंडल फ्लेम से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है विथ 100% एनर्जी। ये तो पता है, इसकी परसेंटेज की बात पहले भी हम आपको कर चुके हैं, याद कीजिएगा जब हमने रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन का थ्योरी आपको बताया था, डेफिनेशन जब जिस दिन बता रहा था मैं। सो अब नाउ जस्ट यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन, आपको तो पता ही है कि जब प्लेन सरफेस है तो ये तीनों ही इवेंट्स होते हैं, तो देयर विल बी अ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज I1 and there will be a refraction here and यहाँ से फिर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद जब इस सरफेस पर ये आएंगे तो फिर एक लाइट रे इधर आएगा और ये सेकेंड इमेज I2 बनाया। फिर यहाँ से a part of energy will return back to the same medium, there will be the normal here and once again, मतलब ये प्रोसेस में एक तरह से आपको there is also reflection, there is the further reflection, here is the normal and this is I3 and so on, so many images will form continue। हमने आपको एक सिर्फ एक दिखाया। अब ये कहता है कि सेकेंड इमेज विल बी ब्राइटेस्ट, दिस इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्टेशन एंड प्रैक्टिकल रिव्यू है ये, कि सेकेंड इमेज इसका ब्राइटेस्ट होता है एंड व्हाई दिस हैपेंस सो। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इन बातों को, व्हेनेवर लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो 90% इसकी एनर्जी जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है एंड 10% एनर्जी इसकी रिटर्न बैक हो जाती है उस मीडियम में। तो ये जब मतलब रिफ्लेक्शन अगर सरफेस पर हो रहा है, ये दोनों ही इवेंट्स, तो तब ये चीजें हम लोगों को देखने को मिलता है। सो वी हैव 10% एनर्जी, जो एनर्जी आपको रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे का जो टोटल एनर्जी का पार्ट था, इंसिडेंट रे जितनी एनर्जी लेकर यहां से चली थी उसका 10% रिटर्न बैक हो गया सेम मीडियम में, कॉजिंग द फर्स्ट इमेज I1 एंड द पार्ट ऑफ एनर्जी दैट इज 90% वो दूसरे मीडियम में एंटर कर गया और यहाँ आकर रिफ्लेक्ट करके फिर ऑलमोस्ट 90% लेकर के ये आया। ऐसे तो लोग थोड़ा इसको मिनिमाइज मानते हैं और आपको भी मैंने पहले भी बताया कि टोटल एनर्जी यहाँ रिटर्न होना मुश्किल है, तो ऑलमोस्ट हम लोग इसको मानते हैं। एंड जब यहाँ आता है तो ऑलमोस्ट 80% एनर्जी के साथ ये लाइट रे सेकेंड इमेज फॉर्म कर लेता है एंड ओनली ये कितना आप बता दीजिएगा, ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 10% के साथ ये सेकंड आया, इधर की तरफ गया। 90 में से आपने देखा कि ये 80% बाहर आ गया और तो 10% इसका जो है 90 का 80% और 80% में से फिर 10% इधर रिटर्न हुआ, मतलब तो प्रोसेस विल कंटिन्यू। मतलब व्हाटएवर एनर्जी दैट इज क्रस्ड इनटू द सेकंड मीडियम, फिर वो अगर उस मीडियम से वापस आएगा, देखिए यहाँ पर भी 90 है तो ये 90 नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम रहेगा। मैंने ऑलमोस्ट इसको लगाया है ना, बिकॉज आपको मैंने बताया कि यहाँ रिफ्लेक्शन में एनर्जी का लॉस यहाँ पर भी होता है, अब पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट इसका दूसरे मीडियम में भी फिर वापस आता है, लेकिन वो कोई बात नहीं है। सो 10% पहले इमेज को एंड 80% सेकेंड इमेज को, एंड ड्रास्टिकली the amount of energy going to decrease for the further images। आप देखो कि 80% एनर्जी यहाँ सेकंड इमेज ने ले लिया एंड ओनली 10% पर ही आप आगे गेम करोगे और वो फिर और डिक्रीज होता चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई सेकंड इमेज इज ब्राइटेस्ट और यही कारण है इसका। दिस इज सेकंड इमेज, दिस इज सेकंड इमेज दैट इज ब्राइटेस्ट। ये छोटी सी बात मन में आई थी, मैंने आपको बता दी, बस आपको ऐसे ही इसको समझ लेना है कि whenever light is crossing the boundary separating two media,
एंड देन 90% एनर्जी सेकंड मीडियम में इंटर करता है, ओनली 10% रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। और ये मैं इसलिए नहीं क्योंकि आपको हर बातें लिखाना जरूरी नहीं है, आप थोड़े से अपने मेमोरी को भी अपडेट करके रखने की जरूरत है। एंड आई थिंक आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, और जब एक बार आप इसको कॉपी कर लेते हैं तो आपको मैं एक बात और बताता हूँ, लाइक अ क्वेश्चन। इतना प्लेन मिरर मैंने सिखाया आपको, तो एक क्वेश्चन तो बनता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये ऐसा होगा, तब तक आप इसको कॉपी करें एंड आई विल टेल यू, यू प्लीज सी हियर। क्वेश्चन है हमारा कि हम लोगों ने अब तक ये बहुत अच्छे तरीके से, शायद आपको you must know if two plane mirrors are inclined at 90 degrees and a point object is placed in between, then how many images are formed of the object। ये जो थ्योरी था, ये जो कंसेप्ट था, ये हमने आपको काफी डिटेल में बताया हुआ है, डिफरेंट प्रोसेस से, ट्रिक से बताया, रे डायग्राम से बताया, फार्मूला से बताया। सो अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अपना ये है कि अ पर्सन इज, या ऐसे लिखते हैं, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ रूम, whose two adjacent walls and the ceiling आप समझ सकते हो, and the ceiling are plane mirrors। Then how many images will be formed, how many images will be formed by the सीलिंग मिरर। जो सीलिंग में मिरर लगा हुआ है उसके द्वारा कितने इमेज बनेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। Now see the situation. Just we treat ourselves a point object and standing in a room with two adjacent walls are plane mirrors, 90 डिग्री पर है ये, हम उसके बीच में ऑब्जेक्ट बनकर खड़े हैं, एंड द सीलिंग जो उस रूम का है वो भी एक प्लेन मिरर है। तो कहता है कि वो सीलिंग के द्वारा कितने इमेजेस जो हैं वो बनेंगे, ये सबसे बड़ी बात है और ये हमारे लिए समझने वाली बात है। एंड हाउ इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड देन व्हाट शुड बी द आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए तो सोचने के लिए बहुत टाइम होता है, आप घर में बैठ करके सोच सकते हो, आप देख सकते हो, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊं, जस्ट उस समय को याद कीजिए। जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर द मोमेंट व्हेन आई डिस्कस्ड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। दिस इज द सिचुएशन inclined at 90 degree and an object is placed here. Suppose this is object, suppose this is object, and we have also a plane mirror, we have also the plane mirror, this is the ceiling, also the plane mirror here,
तो थोड़ा सा मैं ये सीलिंग हो गया, दिस इज सीलिंग, जो सीलिंग है और ये ऑब्जेक्ट है। आपको पता ही है कि अगर इससे इसका डिस्टेंस b है, सब मैंने आपको काफी डिटेल में बताया हुआ। दिस इज a, देन द इमेजेस विल बी, हेयर इज I1, दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2, दिस इज मिरर M3, हेयर विल बी द इमेज, दिस इज I2, I1 सपोज इसको लिखता हूँ, इसको मैं I2 लिखता हूँ, and we do know the third image will coincide in this case, the third image will overlap in this case. All things have been already detailed you, so no need to more explanation for the given theory, for the given concept. कभी भी कचरा दिमाग में नहीं लाने का। So this is A, this is B, once again we have this is A, this is A and this is what? B, and this is B also. So whatever, this will be image number I3 and I4, both will overlap, मिलकर के एक ही होगा। अब आप देखो कि दोनों प्लेन मिरर ने 3 इमेज बनाए, I1 बनाया, I2 बनाया और I3 बनाया, 3 इमेज आर देयर। लेकिन जब सीलिंग से देखा जाएगा तो ये 3 इमेज के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी, ये 3 इमेज तो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा ही करेगा, साथ में ये ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट ही रहेगा। सो टोटल मिलाकर के ये सीलिंग कितने ऑब्जेक्ट देख रहे हैं? 4, वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स। जो 3 इमेजेस इन दोनों मिरर्स ने मिलकर बनाए थे वो तो है ही है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिजिनली जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, एंड द सीलिंग विल सी the total 4 objects, and the number of images formed by the ceiling mirror will be total 4. Thus the number of images formed equal to 4. 4 इमेज बनेंगे टोटल। We have 4 images formed by the ceiling. So please note down। और छोटी छोटी बातें बहुत सारी आती रहती है, जहां से जो भी हो आपको भी सर्च करना है, एनालाइज करना है, सीखना है, समझना है, जानना है, सारे नोट्स को ओवरव्यू करना है, और धीरे 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 आपका जैसे जैसे IQ डेवलप होता जाएगा, सिलेबस से कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, न्यूमेरिकल्स के जो लॉट है वो जब आपको सॉल्व होने लगेंगे एकदम मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ऑप्टिक्स, एंड हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोगों के लिए काफी बेहतरीन पार्ट है। ऐसे तो सभी अच्छे हैं, मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये आपके मनोदशा, आपके मेंटलिटी, आपके डेवोशन पर डिपेंड करता है कि एट व्हाट एक्सटेंट यू आर लर्निंग द सब्जेक्ट एंड एट व्हाट एक्सटेंट यू आर। बिल्कुल सही बात है जो वादे किए थे मैंने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं आज आपके साथ एक नई एनर्जी के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। अब वो बात कहने की जरूरत नहीं है, कर्व सरफेस, आप डायरेक्ट आइए स्फेरिकल सरफेस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लाइट के रिफ्लेक्शन को अब से पहले हम लोग प्लेन सरफेस से देख रहे थे, अब हम लोग उसी रिफ्लेक्शन को स्फेरिकल सरफेस से देखने वाले हैं। याद रखिएगा, जस्ट गिव योर अटेंशन, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल सरफेस, नॉट सर्कुलर सरफेस। प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर के जो सरफेस होते हैं वो प्लेन होते हैं। सो प्लेन मिरर्स आर नॉट अ लाइन, आर प्लेन्स। सिमिलर कंडीशन में अगर हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, वी हैव स्फेरिकल सरफेसेस, सो वी कैन नेवर टॉक अबाउट स्फेरिकल लाइंस लाइक circular lines। So be aware about these statements कि हर पॉइंट, हर बात में अपनी बात होती है। सो प्लीज टेक केयर। फिजिक्स है, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, और सही पोजीशन
पे ही उसको हम लोग डालते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे वेल विशर्स हैं कि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, उनको एक नई एनर्जी उनके अंदर आए और वो इसको समझ सके, देख सके, जान सके। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, कहते हैं वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जिस हैंड के साथ डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट विथ स्फेरिकल मिरर्स। ये जो स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, दिस इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स ही होते हैं जो हमें इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्फेरिकल सरफेस के साथ डिस्कस करने के रिसोर्स बताते हैं, उनके प्रोसेस बताते हैं। स्फेरिकल मिरर्स हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, ये कहाँ से आता है, बस इस पर देखना है। स्फेरिकल मिरर में सबसे पहली बात यह है कि ये एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ये है स्फेरिकल। ये सब थ्योरी, ये सब डेफिनेशन आप खुद लिखोगे। स्फेरिकल ग्लास सरफेस, मैं आपको जो बात बता रहा हूं देखना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्फेरिकल ग्लास सरफेस का एक कटा हुआ पार्ट होता है, वो चाहे आप जिस किसी भी तरह का, आपको मैं दिखा रहा हूं, इफ अ पार्ट दैट इज कट फ्रॉम द ग्लास स्फेयर, सपोज दिस इज सी, सेंटर है, ये इसका रेडियस है आर, और अगर हमने ग्लास स्फेयर के इतने पार्ट को काट करके, जस्ट सी, ग्लास स्फेयर के इतने पार्ट को हमने काट कर अलग किया, और काट करके अलग कर लेने के बाद इसको मैंने, इसके आउटर सरफेस को मैंने सिल्वर कर दिया। जस्ट सी, कितना बेहतरीन चीज है। मतलब अगर मैं इसको यहां से अलग करूं तो यू विल जस्ट सी द सिचुएशन ऑफ द मिरर लाइक दिस, एंड जो चीजें अभी अपने सामने आ रही है, ये हमारे पास आपने क्या देखा है, ये वो सी है, ये जो सी है वो इस मिरर के लिए, और ये जो आर है वो भी आप देख लो। तो अगर किसी ग्लास स्फीयर के कटे हुए पार्ट को, आउटर सरफेस को हमने सिल्वर किया, आउटर सरफेस क्या कर दिया हम लोगों ने, आज कुछ बेसिक पर ही जाएंगे, 10th क्लास के सिलेबस को याद ले रहे हैं। आउटर सरफेस को मैंने सिल्वर कर दिया, इनर सरफेस को मैंने, इनर सरफेस को हमने क्या कर दिया, इनर सरफेस को हमने रिफ्लेक्टिंग बना दिया। लाइट रे इसी सरफेस पर आकर के रिफ्लेक्ट करने वाली है। सो इस मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर का नाम देते हैं। इसको क्या नाम दें हम लोग, दिस इज कॉनकेव मिरर, और इसी का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसका नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, या इसी को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। द मिरर, the glass, a part cut from glass sphere whose outer surface is silvered and inner surface is made reflecting, the mirror is concave। और चूंकि ये लाइट को कलेक्ट करने का काम करता है, लाइट को कंस्ट्रक्ट करता है, उसको डाइवर्स नहीं करता, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर का नाम देते हैं। सो वी हैव कॉनकेव मिरर, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड गो फॉर द सेम डायग्राम, एंड the part of glass sphere will again cut, and what will happen there now, let us see। This is the same glass sphere, and now ये तो this is once again the glass sphere,
and a part is again cut from the sphere. A part is again cut from the sphere. This is the part cut from the sphere, and I think ये जो आप देख रहे हो, अब ये जो पार्ट है इसको मैंने क्या किया, इसके इनर सरफेस को मैंने सिल्वर कर दिया. नाउ सिचुएशन इज लाइक दिस, द इनर सरफेस इज नाउ सिल्वर. अगर इनर सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया तो क्या होगा, ये मिरर, अब इनर सरफेस इसका क्या हो गया, इनर सरफेस सिल्वर्ड हो गया. आप एकदम ध्यान देना है, इनर सरफेस इसका आपने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया. आउटर सरफेस को आपने रिफ्लेक्टिंग बना दिया. और आप ऐसा अगर करते हो तो ऑब्वियसली ये लाइट रे जब आएगा यहाँ से, मान लो यहाँ से लाइट रे गया तो ये उधर डाइवर्ज कर जाएगा. ये अभी ये करने का नहीं है, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का नाम देते हैं. द मिरर विल बी कॉन्वेक्स. दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, और इसी को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, या इसको हम लोग जस्ट वी से द मिरर इज डाइवर्जिंग, और वी कैन से कॉन्वेक्स मिरर. सो ग्लास स्फीयर के ही दोनों पार्ट से आपको जस्ट नोट डाउन प्लीज. समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, एकदम मजे लीजिए और हर हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए. मैं बार बार आपको बताता हूँ, ट्राई टू मेक हैप्पी योरसेल्फ एंड ऑलवेज बी एनर्जेटिक. हमेशा अपने दोस्तों को अच्छे एडवाइस देते रहिए, अच्छे दोस्तों के साथ हमेशा रहिए, पढ़ाई लिखाई करो, नहीं तो गेंडे की तरह जो है मोटे होते चलो, खाओ बैठ करके, और फिर पता चलेगा तेरे से कुछ होने जाने को नहीं है. ऐसा नहीं करने का. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, यहाँ पर भी आप इसको, ये आपको मैं एक सीन दे देता हूँ, ऐसे करके इसको आप इन सरफेस को रिफ्लेक्ट करते. अब देखो चीजें कुछ इस तरह से भी होती है. जैसे कभी कभी आप ये मानो कि अगर मैंने एक मिरर ऐसा लिया, एक मिरर हमने ऐसा लिया और एक मिरर हमने ऐसा लिया, एक मिरर हमने ऐसा लिया. अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन कॉनकेव है और कौन कन्वेक्स है. ये मिरर कॉनकेव है, ये तो कन्वेक्स होगा ना, है ना, ये कन्वेक्स नहीं. मिरर को सीधा आपने रिवर्स कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मिरर ये कन्वेक्स हो गया, दोनों ही मिरर कॉनकेव है. सो बी अवेयर, ऐसा नहीं है कि ये मिरर एक कॉनकेव तो दूसरा कन्वेक्स हो जाएगा. आप जो देखो मिरर को सीधा रिवर्स किया गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये कॉनकेव है और एक कन्वेक्स हो जाएगा. दोनों कॉनकेव मिरर ही हैं. ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि ये मिरर है, इसको हो गया ऐसा कर दिया हमने, एक दूसरा मिरर मैंने ऐसे लिया और इसको मैंने ऐसा कर दिया, तो क्या ये इनमें से कौन सा कॉनकेव कौन सा कन्वेक्स, तो दोनों ही कन्वेक्स है. इसमें कभी डॉट फुल होने की जरूरत नहीं है. मिरर को रिवर्स कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क उस बात से पड़ता है कि किस मिरर का इनर सरफेस सिल्वर्ड है और किस मिरर का आउटर सरफेस सिल्वर्ड है. उससे कन्वेक्सिटी या कॉनकेविटी का इंटेंशन पता चलता है. तो इन सब बातों में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आपको बताऊं मैं कि जब आपने एक कॉनकेव या कन्वेक्स मिरर कंसीडर किया तो शायद आपको अभी याद है कि कॉनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर को आप जब कभी भी ग्लास से कटिंग करते हैं तो उसके पास क्या होता है, अपना एक सेंटर होता है. क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये सब देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो आपको स्फेरिकल मिरर में एक डेफिनेशन के तौर पर देखने को मिल रहा है. सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इफ वी आर
आज टू जज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, देन आपको ये कहना है कि वो स्फेरिकल मिरर जिस ग्लास स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है, उसी ग्लास स्फीयर का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. सो दिस इज C. इट इज द सेंटर ऑफ that glass sphere, center of that glass sphere whose cut part is the mirror. बिल्कुल सही बात है. Whether we are discussing concave or concave, that is secondary matter, because the type of mirror depending upon the side ऑफ सिल्वरिंग. इनर साइड सिल्वर है, कॉन्वेक्स होगा. आउटर साइड सिल्वर है, कॉन्केव होगा. बट सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिमेन सेम. एंड द सेकंड थिंग, ये आप देख लो, सेंटर से किसी भी पोजीशन पर अगर आप मिरर के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट को सेंटर से कहीं भी मिलाओगे, दे ऑल विल बी नॉर्मल टू द mirror and it is known as radius of curvature. It is what? It is radius of curvature. एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, आप हमें बताओ कि वो हमें किस तरह का आइडेंटिटी शो करता है. ये बात हमें एकदम नोट करके रखना है. ये सभी छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो यहाँ रेडियस को भी देख लिया हम लोगों ने. हम यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों बात सीख लिए हम लोग. अब आपको एक बात मैं बताने जा रहा हूँ. जैसे देखो, हमने दो स्फीयर ग्लास के बनाए यहाँ पर, एक छोटे डायमेंशन का, एक बड़े डायमेंशन का. ऑब्वियसली इसका रेडियस मैंने R1 लिया है और इसका रेडियस मैंने R2 लिया है. दोनों के कटिंग पार्ट में कॉन्केव मिरर का ही डिजाइन दिया है हमने. लेकिन मैं हम लोग मिल करके एक चीज देखते हैं कि ये जो छोटे डायमेंशन का ग्लास स्फीयर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो छोटा है. ये जो बड़े डायमेंशन का है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है. तो ये जो नेचर ऑफ कर्व है, कर्वनेस इसको कहते हैं, मतलब कितना मुड़ा हुआ है. स्फीयर तो वो है ही, लेकिन जो उसका जो टर्निंग है, जो रोटेशन है, जो कर्वनेस है, वो किसमें ज्यादा है. तो आपको देखने से ये पता चलेगा कि जिस ग्लास स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, मतलब जो छोटे डायमेंशन का है, उसका जो सर्कमफ्रेंस या सरफेस कहिए, वो ज्यादा कर्व्ड है. इसका मतलब ये है कि जैसे इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग इंक्रीज कराएंगे, तो कर्वनेस ऑफ द सरफेस क्या होगा, वो डिक्रीज करता चला जाएगा. और इसलिए शायद आपको मैंने पहले भी बताया, अगर कोई प्लेन मिरर है तो हम लोग प्लेन मिरर को ये कहते हैं कि ये ऐसे ग्लास स्फीयर का कटा हुआ पार्ट होता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट डायमेंशन का होता है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पर होता है. सो मोर एंड मोर फ्लैटेड है वो. और इसीलिए ये हम लोग एक तरह से पॉइंट नोट करने वाला है कि ग्रेटर द रेडियस ऑफ कर्वेचर या लार्जर the radius of curvature, smaller will be the curveness of the mirror. So ये इस रिलेशन को शो करता है. आइए मैं आपको ये शेयर करता हूँ. ये चीज इसीलिए मैंने लिखा है. यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेयर, यहाँ से कंटिन्यू है. हेयर R1 is less than R2. Thus, curveness of larger mirror
is smaller। जो बड़ा मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, उसका मतलब वो जो है वो जो मोर है फोल्डिंग या फोल्डिंग नहीं कि टर्निंग कहिए या कर्वनेस कहिए, तो इस तरह से उसको जो हम लोग ये आप जो कर्वनेस टेंडेंसी है वो लार्जर मिरर में कम होती है। सो ग्रेटर द रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉलर विल बी द कर्वनेस ऑफ द मिरर। तो किसी भी मिरर के कर्वनेस को ये शो करता है। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात कर ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस से भी पहले हम लोग बात करते हैं पोल ऑफ द मिरर। आइए सब सर्वप्रथम बिल्कुल आप लोग पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, ये सभी पैरामीटर्स हैं जिनके यूज करेंगे हम लोग। अब चाहे मिरर हमारा कन्वेक्स हो चाहे मिरर हमारा कनकेव हो, डजंट मैटर। बस हम ये कहते हैं कि अगर मान लो कि हमारा ये एक स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, ये अगर हमारा स्फेरिकल मिरर है तो ये जो पॉइंट है वो पोल कहलाता है। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि अगर ये मिरर का पोल है तो ये क्या ये जरूरी है कि ये मिरर हर हमेशा जो है वो क्या होगा, मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर ही होगा? क्या ये जो पोल है वो मिरर के सेंट्रल पॉइंट पर ही डिपेंड एग्जिस्ट करेगा? क्या ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है कि हर हमेशा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर इसका सी है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अधिकांश परिस्थितियों में पोल इज द सेंट्रल पॉइंट, central point from where, central point from where all the distances are measured। ये हम लोग इसी के लिए इसको इसका एग्जिस्टेंस आया है। सभी डिस्टेंस को हम लोग मेजर करने का काम करते हैं, वो चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो चाहे इमेज का डिस्टेंस हो, व्हाटएवर। तो ये इस काम के लिए हम लोग पोल यूज करते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हर केसेस में हो। अगर मान लेते हैं कि हमारा मिरर इतने ही पार्ट का होता, अगर मिरर मान लो कि यहाँ से इस पार्ट को हम जो है शेडो कर देते या ऑब्स्टेकल से इसको कवर कर देते, तो फिर तो लाइट इसका इंसिडेंट नहीं होता, फिर पोल का तब क्या हुआ, तब तो यहाँ पर तब तो पोल यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है कि मिरर के जिस ग्लास स्फीयर के कटे हुए पार्ट से मिरर हम बनाते हैं उसके सरकमफ्रेंस पर ही एक कोई पॉइंट होता है जो पोल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मिरर का ये सेंट्रल पॉइंट होता है, मिरर का मिडिल पॉइंट होता है, लेकिन ये कभी कभी एक्सेप्शन में अगर सिचुएशन ऐसा आ जाए कि मिरर हमारा इस तरह का हो, आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर हमारा मिरर मान लेते हैं इस तरीके का हो जाए, सपोज कीजिए हम रिफ्लेक्शन डंप कर रहे और मिरर हमारा इस तरह का है। अब आप बताइए कि पोल यहां होगा या पोल यहां होगा? ऑब्वियसली, या आप मान लेते हैं यहां आपने पोल माना। आपको मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए दिस इज सी। सपोज कीजिए कि मेरे पास इस तरह का एक मिरर है और इस मिरर का हमने यहां से ये पार्ट हमने ऑफ कर दिया, ये पार्ट को मैंने कवर्ड कर दिया, इस पार्ट को मैंने कवर्ड कर दिया। अब यहां से
लाइट इस पर इंसिडेंट होने वाली नहीं है। नो इंसिडेंस ऑफ लाइट, तो नो इंसिडेंस ऑफ लाइट क्या होगा ऐसे परिस्थिति में? ठीक है, लेकिन जो हमारा मिरर अभी इफेक्टिव है, जिस मिरर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो सारे अपने काम में ला रहे हैं, वो तो यही पार्ट है। तब तो हमारा पोल यहाँ होना चाहिए। सो अगर मैं कहता हूं कि हमारा पोल यहाँ है, तो ये हमारा कहना गलत है। पोल वंस अगेन विल बी हियर। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंट्रल पॉइंट होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर हमेशा वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमने मिरर को किस स्टाइल में और किस स्टैंड पर रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पोल का डिसीजन करते हैं। अब देखिए, पोल की भी बात कर ली हम लोगों ने, समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक से एक चीजें होती है। आपको लगता होगा कि मैंने जो 10th में पढ़ा है मैं वही सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको मजा आएगा और लगेगा कि नहीं कुछ नया हम सीख रहे हैं। सो प्लीज नोट डाउन। हमने पोल भी देखा। आइए ना हम आपको पूरा आज हम हीरो होंडा बना देते हैं, मर्सिडीज बना देते हैं। सो आइए, इसके बाद बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। एकदम आज हम लोग बच्चा बन करके ही पढ़ाई कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जब ये सब चीज सीखने का मौका प्लेन मिरर में नहीं मिलता, तो वो तो बिल्कुल बिंदास था और फिर भी अपने आप में वो काफी इम्पोर्टेंट था। मैं क्या बताऊं, वो तो आपके सामने गया हुआ है, तो आपको लगता भी होगा कि हमने क्या सीखा है। सो प्रिंसिपल एक्सिस, आप बताओ मुझे, प्रिंसिपल एक्सिस हम किसको कहते हैं? आप मत बताओ, आपको बताने से पहले मैं ही आपको बता देता हूं। कहता है किसी भी मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होता है, वही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज व्हाट? इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो लाइन ज्वाइनिंग the C and P is called principal axis। मैं इसको P axis लिख देता हूं। ये हमारे आपके बीच का एडजस्टमेंट है, इसको आप कैरी करने की कोशिश करो। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी हम लोगों ने सीख लिया। प्रिंसिपल एक्सिस भी हम लोगों ने जब सीख लिया, पोल सीख लिया, पता नहीं क्या क्या सीखा। एक चीज है रेड एपर्चर ऑफ द मिरर। हर किसी स्फेरिकल मिरर का अपना एक एपर्चर होता है। बताइए, एपर्चर ऑफ द मिरर किसको कहते हैं? एपर्चर ऑफ द मिरर किसको कहते हैं? कहते हैं इट इज द इफेक्टिव सर्कुलर एरिया where light rays are incident। ये है एपर्चर। फेस हो गया प्लस, ये सर्कुलर लिखा, सर्कुलर लिखा हुआ, ध्यान देना है। इट इज नॉट ए स्फेरिकल वन। मैं दिखा रहा हूं, आपका मन भी इससे खुश हो जाएगा। सपोज कीजिए दिस इज व्हाट? स्फेरिकल मिरर एंड सी। क्यों?
अब आप देखो कि जिस तरह से स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसी तरह से स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको मैं अगर ये बताऊं, दिस इज ए, दिस इज पी, या A1 मैं बताऊं, तो ये जो यही है आपको एपर्चर। ये क्या है? दिस इज एपर्चर। तो अगर ये सर्कुलर है तो इट मस्ट हैव अ रेडियस। अगर मैं इसको स्मॉल a बताऊं, सो एपर्चर एंड बीइंग अ सर्कुलर फेस, कटोरे का जो ऊपर का कवर सरफेस देखो, वही एपर्चर हो गया। ठीक है। अगर मैं उस बॉल को एक स्फेरिकल मिरर बताऊं, तो जो ऊपर का सरफेस उसका सर्कुलर है, वही आपको एपर्चर है। यही चीज हो गया। और अगर मैं इसको बताऊं, इसको मैं लिखूं and confirmly we can write now A is the radius of aperture, and radius of aperture and radius of aperture of the mirror of the given mirror इक्वल टू A। अब आपको ये बताना है, अगर मिरर का रेडियस ऑफ अपर्चर बड़ा होगा तो क्या होगा? मिरर का साइज बड़ा होगा। यहां पर लिखना है लार्जर द रेडियस ऑफ अपर्चर, लिखना है लार्जर द रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर larger will be the size of mirror, size of spherical mirror. So radius of aperture अगर बड़ा है, so we must have the larger size of spherical mirror. समझ में आ रहा है? Are you getting my point? So these are the definition segment. Now we have focus. We will discuss coaxial rays. F equal to R by 2 in all cases possible or not. So we will discuss here. आपने कॉपी किया, छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं, ये समझने की बात है। ध्यान दीजिएगा, two things have been discussed: radius of curvature and radius of aperture. Radius of curvature always curveness of the spherical mirror को indicate करता है, whereas radius of aperture always gives the largeness, size of spherical mirror. So larger will be the radius of aperture, larger will be the size of a spherical mirror, larger will be the radius of curvature, smaller will be the curveness of the spherical mirror. We now proceed towards the focus. Focus हम किसको कहते हैं? What is the definition of focus? What we know about focus? What we know about focus? So किसी भी spherical mirror का जो focus होता है, वो एक पॉइंट होता है जहां टेरेक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आकर मिलते हैं, एंड दिस पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्टिंग on the principal axis. So हम लिखते हैं all the paraxial
rays after reflection just meet at a point called the focus. इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं. इसको समझना है. बस जस्ट सी हियर, जस्ट मीट और appear to meet, दोनों ही बातें, और appear to meet, या तो मिलना है at a point, दोनों ही बातें हमने यहाँ पर लाई है. इसके पीछे का रीजन क्या है अभी आपको दिख जाएगा. इफ वी हैव a spherical mirror, जिसे मैं कनकेव का नाम दिया हुआ हूँ, कन्वर्जिंग मिरर हमने लिया, और अभी डिटेल में बात करेंगे. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक लाइट में ऐसे आया और आपको पता ही है कि जहाँ से इसको आप मिला देंगे ऑब्वियसली क्या होगा. उसी तरह से एक लाइट में यहाँ से आया और ये भी क्या होगा, ऐसे आया, एंड जस्ट इट क्रॉसेस. एक लाइट में आप यहाँ से भी ले सकते हो, वो भी यहाँ से पास करेंगे. एक लाइट में आप यहाँ से भी ले लें, वो भी यहाँ से पास करेंगे. सो ऑल दिस रिफ्लेक्टेड रेज जस्ट मीट एट अ पॉइंट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं. एंड आप दूसरे केस में ले लो. सपोज द सेकेंड केस इज लाइक दैट. दिस इज व्हाट कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं. जैसे हम लोग एपियर टू मीट की बात करें तो आप खुद देख लो. एक लाइट में आया, दूसरा को भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं तीसरा कर रहा हूँ, मैं चौथा. इस पर और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, अभी इससे काम चलने वाला नहीं है. जस्ट हम लोग यहाँ इसको, जस्ट हम लोग यहाँ मिलाते, जस्ट हम लोग यहाँ मिलाते, जस्ट दिस इज व्हाट, दिस इज this is focus, this is pole of the mirror. So either reflected ray meet at a point clearly or reflected ray appear to meet at a point clearly. In both the cases we have the focus of the spherical mirror. बस अब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, उसमें हम आपको इस पर और बातें करेंगे, और वो लेक्चर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. मिरर फार्मूला आपके लिए लाने वाले हैं. F इक्वल टू R/2 हर केसेस में होते हैं. पैक्सियल रे का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंट स्टार्स के हम लोग जो इमेजेस बनाते हैं उनके डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सभी कंसेप्ट हमारे बेसिक्स में आते हैं. एंड देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स मैग्निफिकेशन, समथिंग वेलोसिटी ऑफ इमेजेस, सब कुछ आएगा. सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए.